मेरे जिगरी दोस्तों, पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही है। एग्जाम की तैयारी शुरू हो चुकी में T20 क्वेश्चन के बारे में पढ़ा जाएगा। इसी को आपको पढ़ना है, बार बार प्रैक्टिस करते रहिए। इसी सब के ही तरह के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो आपके सामने मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, उसको समझाऊंगा, बताऊंगा कैसे करना है। तो कम से कम यहाँ पर 20 क्वेश्चन है। अभी इसको जब हम समझा देंगे ओरली, तो हम व्हाइट बोर्ड पर बताएंगे कैसे होता है, ठीक है। तो समझिए कि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न पूछा हुआ है, देखिएगा ध्यान से। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? ये पढ़ाए थे। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है? इससे राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र का निर्धारण कीजिए। तो पहला क्या करना है आपको? वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन के बारे में बताना है, पहला पॉइंट। और दूसरा पॉइंट क्या करना है कि राउल्ट के नियम को व्यक्त करने वाले सूत्र को बताना है। और कौन से सूत्र होते हैं राउल्ट के नियम का, उसको बता देना है। उसके बाद राउल्ट के नियम की सीमाओं को भी बता देना है। मान लीजिए पूछ लेता है राउल्ट के नियम की सीमाएं बताइए, तो कहाँ कौन कौन सी सीमाएं होती, कितने पॉइंट की सीमाएं होती हैं, उसको बता देना। पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। देखिए ऐसे ही लिखना है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस, ठीक है। जो जैसा क्वेश्चन पूछ रहा है उसी का आंसर उसी तरह से लिखना है, ठीक है। दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है यहाँ पर, देखिए दूसरा प्रश्न कह रहा है, मैं पढ़ दे रहा हूँ। दूसरा प्रश्न कह रहा विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? विद्युत रासायनिक श्रेणी किसे कहते हैं? इसके प्रमुख लक्षण लिखिए, इसके दो उपयोग भी लिखिए, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, विद्युत रासायनिक श्रेणी के बारे में बता देना है, ज्यादा नहीं, जो पूछो वही करना है। दूसरा काम क्या करना है, इसका दो लक्षण बता देना है, और उसके बाद इसका अनुप्रयोग बता देना है, ठीक है। तो आपके सामने इसका आंसर भी दिया हुआ है, आप उसी तरह से पढ़ेंगे। अभी हम आगे चल करके यहाँ पर व्हाइट बोर्ड पर समझाते हैं, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, ठीक है, कैसे होता है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अर्धशैलों का सचित्र वर्णन करना है, करा है। तीसरा क्वेश्चन, अर्धशैलों का सचित्र वर्णन कीजिए। अर्धशैलों का क्या करिए, सचित्र वर्णन कीजिए, इसकी उपयोगिता भी लिखिए। तो सबसे पहले जान लेते हैं अर्धशैल किसे कहते हैं, ठीक है। उसका चित्र बना लेते हैं। जब चित्र बना लेंगे, ठीक है, तो उसका क्या करेंगे, उपयोगिता लिख दें, इसका उपयोगिता कहाँ है, ठीक है। चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है यहाँ पर, कोलराउस का नियम, क्या करिए, कोलराउस का नियम लिखिए और इसके दो उपयोग लिखिए, ठीक है। तो पहले नंबर कोलराउस का नियम लिखना है, फिर उसका दो उपयोग लिख देना है। ये 2022 में पूछा होता क्वेश्चन, इसको भी बताया हुआ क्वेश्चन है। सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोट की, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक प्रथम कोट की अपक्रिया में की आधी मात्रा पूरा करने का समय अभिकारकों के प्रारंभिक सांद्रण पर निर्भर नहीं करता है। तो ये बता देना है कि जो प्रथम कोट की अपक्रिया होती है ना, वो आधी मात्रा पूरा करने के समय अभिकारकों की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है, सांद्रण होती है, उस पर निर्भर नहीं करना है, प्रूफ कर देना है, ठीक है। अब कितना प्रूफ करना है, के टी हाफ बराबर होता है 0.693 अपन के, ठीक है। 0.693 अपन के टी हाफ इक्वल टू होता है ना। और जहाँ के क्या है, वेग स्थिरांक होता है, ए क्या होता है, अभिकारक की प्रारंभिक सांद्रता होती है, और ए माइनस एक्स क्या होता है, अभिकारक टी समय पश्चात सांद्रता होती है। और टी समय पश्चात अपघटित पदार्थ की सांद्रता कितनी होगी और अर्ध आयु काल की गणना कैसे किया जाएगा, इसको बताना है। इसको हम समझा देंगे वो व्हाइट बोर्ड पर के, आपको पूरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। बस प्रश्न को, मेरी बातों को समझिए क्या कह रहा है। अब प्रश्न नंबर 6 आ जाइए। प्रश्न नंबर 6 आइए, कह रहा है कि गैसीय अभिक्रिया के वेग, गैसीय अभिक्रिया के वेग को आधा किया जाए, वेग का मतलब रेट, ठीक है, आधा किया जाए, जबकि पात्र का आयतन दुगुना किया जाए, तो अभिक्रिया की कोट याद करना है। अभिक्रिया की कौन सा, पहला देखिए सुनिए, कह रहा गैसीय अभिक्रिया का वेग होता क्या, उसका आधा कर दिया जाए, ठीक है। या फिर कह रहा है कि जबकि पात्र का आयतन दुगुना कर दिया जाए, तो अभिक्रिया का कोट क्या होगा। तो कह देंगे अभिक्रिया की जो कोट है, उसमें दो क्वेश्चन दिया हुआ है। अभिक्रिया की कोट कितनी होगी, r/2 जो हो जाएगी प्रोपोर्शनल टू 1/2 भी रेस्ट पावर n होता है, ठीक है। अब कैसे निकालते हैं, आदर्श गैस समीकरण से निकालते हैं। आदर्श गैस समीकरण होता है क्या है, पीवी बराबर nRT। एक मोल के लिए n बराबर 1 रख देंगे, 2 मोल के लिए n बराबर 2 रख देंगे, 3 मोल के लिए n बराबर 3, ठीक है। और n मोल के लिए कहेगा तो n बराबर n रख देंगे तो आ जाएगा, ठीक है। फिर क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन पूछा था इसमें, छठे का दूसरा, शून्य कोट की अपक्रिया से आप क्या समझते हैं, बात समझ रही ना। और उदाहरण देकर बताना है, समझाना है कि इसका गणितीय समीकरण होता क्या है। तो सबसे पहले देख लीजिए, शून्य कोटि की अपक्रिया लिखिए, गणितीय समीकरण होता क्या है बता देना सूत्र के माध्यम से, ठीक है। एक बार दो बार प्रैक्टिस हम बता देंगे, इसको करा देंगे, समझ में आ जाएगा। सातवां क्वेश्चन क्या है, कारण देते स्पष्ट करना है। संक्रमण धातु तथा अधिकांश यौगिक अनुचुंबकीय होती है।
बताना है कि जो संक्रमण धातु होते हैं ना, उनके अधिकांश जो यौगिक होते हैं अनुचुंबकीय। अनुचुंबकीय मतलब होता है कि चुंबक की ओर आकर्षित हो जाएंगे, मतलब चुंबक की गुण प्रदर्शित करते हैं। अगला इसमें प्रश्न पूछा है संक्रमण धातुओं की कण एंथैल्पी के मान उच्च होते हैं। जो संक्रमण धातु होते हैं तो कण एंथैल्पी के मान, इसका क्या बताना है, कारण क्यों उच्च होते हैं। ठीक है। दूसरा संक्रमण धातु, तीसरा क्वेश्चन दिया है संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। अब क्यों बनाते हैं इसका कारण बताना है। कुछ क्वेश्चन क्या पूछा है, संक्रमण धातुएं सामान्यतः रंगीन यौगिक बनाते हैं। ठीक है। देखिए किसी क्वेश्चन को हल करने से पहले, उसका उत्तर लिखने से पहले उस क्वेश्चन को समझा जाए बोल क्या रहा है। अगर क्वेश्चन को समझ गए ना और उसके क्राइटेरिया को जानते हैं तो उत्तर को हम आसानी से लिख लेंगे। अगर कुछ किसके बारे में कुछ जानकारी है तब तो हम पहले क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को बता रहे हैं, क्वेश्चन के हिसाब से अब उसके बाद हम आंसर बताएंगे। एक बार क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे, इसको लिखेंगे, ठीक है, उसके बाद इसका आंसर बता देंगे। बहुत बड़ी चीज नहीं है एग्जाम को पास करना, कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। हाँ, लिखने की स्पीड, माइंड का सेटअप जरूरी होता है। अगर दोनों चीज आप मेंटेन किए हुए तो वो एग्जाम में बेटर करके आते हैं। हाँ, थोड़ा जानकारी होना चाहिए उसके बारे में, होता क्या है, सोचिए उसके बारे में, देखिए। जो नहीं है कि एकदम सेम टू सेम रटा हुआ वो चीजें, वो जो ही नहीं होता है। आप कंसेप्ट को जानिए क्या कह रहा है उसमें क्वेश्चन में। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि चौथा क्वेश्चन संक्रमण धातु था उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। जितने भी संक्रमण धातु में होते हैं और उसके यौगिक किसके रूप में काम करते हैं, उत्प्रेरक। ऐसा क्यों होता है कि उत्प्रेरक के रूप में ही काम करते हैं। मेरी बात समझ में आ रहा है ना। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, आठवां क्वेश्चन, लेंथेनाइड होता क्या है। ठीक है। उनके नाम और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखिए। परमाणु क्रमांक बढ़ने के साथ लेंथेनाइडों के आकार में कमी क्यों आती है। ठीक है, इसको लिखना है। उनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझाना। सबसे पहले क्या बताना आपको, लेंथेनाइड के बारे में बताना है। तो लेंथेनाइड है कौन, क्या है, फिर उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देना है। क्योंकि हम जानते हैं जब ब्लॉक में जाएंगे तो दो आते हैं, लेंथेनाइड और एक्टिनाइड आते हैं, दो ग्रुप आते हैं। ठीक है, ब्लॉक में तो उसी बारे में बता देना है। ठीक है। और ये बताना है कि परमाणु क्रमांक अगर बढ़ाया जाए तो लेंथेनाइडों का आकार में क्यों कमी आ जाती है, इसका कारण क्या है। ठीक है। अगर हम क्या है परमाणु आकार और क्रमांक बढ़ाएं या बढ़ते जाएं तो लेंथेनाइड के आकार में कमी क्यों आती है, इसका कारण बता देना है। अभी कारण हम समझाएंगे क्यों कारण ऐसा होता है। फिर उनके ऑक्सीकरण अवस्थाओं को समझाना, मतलब कौन कौन से ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, इसके बारे में बता देना है। बात समझ आ गई। हाँ, अब देखिए 8 क्वेश्चन होगा, 9वां क्वेश्चन यहाँ देख लीजिए। इसमें 9वां क्वेश्चन, 9वां क्वेश्चन इसमें नहीं दिया हुआ है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन इसमें देख लीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि इसमें हम इसको पढ़ाए नहीं अभी हैं, इसे पढ़ाए नहीं। अनुचुंबकी, प्रतिचुंबकी और चतुष्फलकी जो नियम होते हैं तो यहाँ पे इसको पेंडिंग करते हैं। ठीक है। एक कंपाउंड दिया हुआ, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड दिया है ना 10वां क्वेश्चन, तो इसमें हम पढ़ाए नहीं, ये कैसे होता है इसको हम पढ़ा देंगे। ठीक है, ये पेंडिंग में है तो एक दिन का ये, तो इसको हम पढ़ा देते हैं होता क्या, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट है आईपीएससी नेम लिखना, इसका कंपाउंडिंग करना कैसे किया जाता है तो इसको बता देंगे। हाँ, हेलो एरिन पढ़ाए थे, 11वां क्वेश्चन पढ़ाए ना। अभी बताएं इसको, हेलो एरिन होता क्या है, इसकी दो प्रमुख प्रतिस्थापन अपक्रियाओं को लिखना, फ्रियान का सूत्र लिखना, ये भी बताए थे, और उसका उपयोग लिखना है। तो सबसे पहले हेलो एरिन को बनाना है, बताना है, उसका फार्मूला लिख देना है। उसके बाद बताना है किसके किसके साथ प्रतिस्थापन अपक्रियाएं करती है ना। फिर बता देना है कि फ्रेयान का सूत्र, उसका उपयोग लिख देना। तो फ्रेयान का सूत्र होता क्या है, ठीक है, और उसका उपयोग कहाँ किया जाता है इसको हमको लिख देना है। ठीक है, बहुत बड़ी चीज नहीं, एक बार दो बार प्रैक्टिस करेंगे ये समझ में आ जाएगा, हम पूरा समझा देंगे, बहुत बड़ी चीज नहीं है। ठीक है, इसको एक दो बार बस लिख लिख के प्रैक्टिस करिए, जितना लिख के प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका है, क्योंकि एग्जाम में लिखना ही होता है, इसलिए हम बार बार प्रैक्टिस करा रहे हैं कि लिखने की आदत डालिए। कोई भी क्वेश्चन पढ़े, देखिए पढ़ने का तरीका हम बता दें। सबसे पहले क्या करें, जैसे किताब कॉपी ले लीजिए, कलम ले लीजिए, और उसको पहले एक बार क्वेश्चन को तेजी से पढ़ लीजिए, उसका आंसर पढ़ लीजिए। ठीक है, एक बार बहुत तेजी से पढ़ना है। उसके बाद तुरंत क्या करिए, उसको क्वेश्चन को लिखिए, उसका आंसर लिखिए। ठीक है, और उसके बाद जब एक बार देख के लिख लीजिए, उसके बाद अपने उसको समझिए। ठीक है, समझिए क्या कह रहा है, नहीं समझ में आया तो हम है समझाएंगे उसको। उसके बाद क्या करिए, उसके बारे में सोचिए। अब क्या करिए, कहीं भी रहिए, एक कॉपी कलम पेज रख रहिए जेब में, भाई मान लीजिए कहीं है नहीं, कुछ मन कर रहा है कुछ करने के लिए, ठीक है, तो बैठ के कलम लिख लीजिए, अच्छा क्वेश्चन क्वेश्चन पढ़े थे, अच्छा उसके बाद लिखना स्टार्ट कर दीजिए अपने मन से। ठीक है, तो ऐसे ही क्या हो, जब प्रैक्टिस करेंगे कहीं भी ना, एक पेज लिए रहिए, पेज बैठ कर वहाँ लिख लीजिए, अच्छा ये होता है, ये पढ़े थे हम, जैसे मान लीजिए हम पढ़े थे हेलो एरिन होता क्या, अच्छा हेलो एरिन होता क्या था, अच्छा इसका जो है किसके किसके साथ प्रतिस्थापन करता था। ठीक है, बाह्य कारकों को त्याग दीजिए, जो आपके किताबी ज्ञान है, जो आपके चीजें हैं उसको रखे रहिए दिमाग में। बाकी ओनली क्या करना है, थॉट करना, सोचना है, ओनली थिंकिंग।
अगर थिंकिंग करेंगे तो आपके IQ लेवल बढ़ेगा, शार्प होगा, और सोचने की क्षमता क्या होगी, ज़्यादा हो जाएगी, और ज़्यादा करके आएंगे। तो दोनों काम करना है, आपके दिमाग के साथ साथ हाथ भी चलना है, तो हाथ का प्रैक्टिस करना है, लड़का कितना तेज लिखना हमको है, बात समझे ना। तो यही करना है हमको बार बार, बहुत फालतू बहुत क्वेश्चन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो पढ़े सॉलिड पढ़े, अगर वो आ जाए तो हम लिख दें। बहुत लड़के क्या करते हैं, पूरी किताबें पढ़ते हैं क्वेश्चन, लेकिन तैयारी को नहीं रहता। हम तैयार करके पढ़ाई, तैयारी करके पढ़े, भले ही 10 से क्वेश्चन तैयार करेंगे, तैयार ऐसा तैयारी करें कि 10 क्वेश्चन अगर आ जाए ना, कि मरने के बाद जो है अगर ऊपर वाला पूछे तुम्हें जिंदगी की कौन सी बातें याद है, कह दे यही क्वेश्चन को याद है, इसके बाद कुछ नहीं याद है, ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि हमको वो चीजें पता होनी चाहिए। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित को समझाना है। तो 3-4 पॉइंट दिया है। पहला क्या है, क्लोरीन यदि इलेक्ट्रॉन आकर्षित समूह है, क्लोरीन होता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षित करता है। फिर भी यह भी एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन क्रियाओं में आर्थो तथा पैरा निर्देशक क्यों नहीं होते हैं, क्यों है, ठीक है, क्यों होते हैं। थोड़ा ये भी थोड़ा लेंदी है, क्योंकि इसको भी हम नहीं बताए हैं, इसको हम बता देते। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन क्रिया किसे कहते हैं, ठीक है, इसको बता देंगे, एक दिन लगेगा, ठीक है, एक दिन में पूरा हम समझा देंगे। अब आइए 13वां क्वेश्चन पर। देखिए नाभिक रागी प्रतिस्थापन क्रिया क्या होती है, यह अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, ये भी नहीं बताया है। इसको भी क्वेश्चन को आपको पेंडिंग रखेंगे, कुछ हम क्वेश्चन को अभी क्या करेंगे, आगे चल के बता देंगे, ठीक है, इसको नहीं बताएंगे, ये आता है फिक्स है क्वेश्चन। 14वां क्वेश्चन आ जाइए। फिनॉल, फिनॉल पढ़ाए थे हम, ठीक है। फिनॉल की इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं प्रतिस्थापन के प्रति सक्रियता को स्पष्ट करना, इसके 3 उदाहरण को रासायनिक समीकरण द्वारा लिखना है। और 15वां क्वेश्चन है, समझाइए कि आर्थो नाइट्रोफिनॉल आर्थो मेथॉक्सीफिनॉल से अधिक अम्लीय क्यों होता है। बता देना है कि समझाना कि आर्थो जो नाइट्रोफिनॉल होता है, आर्थो नाइट्रोफिनॉल, और आर्थो मेथॉक्सीफिनॉल जो होता है उससे अधिक अम्लीय क्यों होता है। और 16वां दिया फिनॉल का अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट करना और फिनॉक्साइड आयन के स्थायित्व का कारण भी बताना है। बस समझे, इतना काम आपको करना है। एक दो क्वेश्चन और दिए हुए हैं, देख लेते हैं। और एल्कोहल का क्रियात्मक समूह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 17वां क्वेश्चन, ठीक है, उसको देख लेंगे। 18वां क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। अल्कोहल का क्रियात्मक समूह क्या, ये कितने प्रकार का होता है। C4H10O और सूत्र का उदाहरण देते हुए संभावित सभी समावी अल्कोहल के नाम का सूत्र लिखना, उनकी पहचान किस प्रकार की जाती है, इसका परिचय देना है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन थे, लिख लेना है। मिलेंगे, थैंक यू।